नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि DGISI की तैनाती पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान इख्तलाफात के दावों के पीछे असल कहानी क्या है, जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर क्यों लगाया गया, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला तरीन नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में नए DGISI क्यों शरीक नहीं हुए, जनरल फैज़ हमीद इस इजलास में क्यों शरीक थे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 47 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसी और को DGISI बनाना चाहते थे और इस हवाले से जिस किस्म के दावे किए जा रहे हैं इन दावों की बुनियाद क्या है और असल हकायक क्या हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी DGISI की तैनाती पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान मुबैना इख्तलाफात के जो दावे किए जा रहे हैं और कुछ मखसूस हलकों की जानिब से जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इन दावों और इन इल्ज़ामात की बुनियाद क्या है और फिर आपको बताते हैं कि असल हकायक क्या हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी हैं और इन्हें हाल ही में कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया है, इससे पहले वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर तैनात थे और आर्मी में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जो ओहदा है ये आर्मी चीफ के बाद सबसे अहम ओहदा समझा जाता है। और आम जो रवायत है आर्मी के अंदर वो ये है कि जब भी कोई लेफ्टिनेंट जनरल एक कोर कमांड कर लेता है और जब आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आता है और इस लेफ्टिनेंट जनरल का नाम सबसे सीनियर जनरल में भी शामिल हो तो उस स्लॉट के लिए यानी आर्मी चीफ के स्लॉट के लिए वो ज़्यादा एलिजिबल समझा जाता है। यानी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं ये नवंबर 2022 में जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो दूसरा टेन्योर है जब ये ख़त्म होगा उस वक्त ना सिर्फ सबसे सीनियर जनरल्स की फहरिस्त में शामिल होंगे बल्कि उस वक्त ये कोर भी कमांड कर चुके होंगे क्योंकि इनको रावलपिंडी का कोर कमांडर लगाया गया है। इस तरह से जो मुमकिना नाम हो सकते हैं नए आर्मी चीफ के लिए उस फहरिस्त में ये एलिजिबल हो जाते हैं। इसी तरह जनरल अजहर अब्बास इन्हें अब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लगाया गया है हाल ही में, इससे पहले ये रावलपिंडी के कोर कमांडर थे और इनका नाम भी नवंबर 2022 में जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दूसरी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होगी तो उस वक्त जो सबसे सीनियर जनरल्स होंगे उनमें इनका नाम शामिल होगा। अब चूंकि ये रावलपिंडी की कोर कमांड कर चुके हैं इसलिए जो उस वक्त मुमकिना नाम होंगे नए आर्मी चीफ के लिए उनमें इनका नाम भी होगा और कोर कमांडर रहने की वजह से यानी कोर कमांड करने की वजह से ये भी उस स्लॉट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसी तरह जनरल नोमान ये भी 2022 नवंबर में जो सबसे सीनियर जनरल्स होंगे उनमें इनका नाम शामिल होगा। ये पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं और एक तरफ तो ये मोस्ट सीनियर जनरल्स में भी शामिल होंगे, दूसरी जानिब चूंकि इन्होंने कोर भी कमांड कर चुके होंगे इसलिए इनका नाम भी जो नए आर्मी चीफ हैं उनके जो मुमकिना नाम सामने आएंगे उनके अंदर इनकी भी आप ये कह सकते हैं कि ये भी उसके लिए एलिजिबल हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में जो जनरल फैज़ हमीद हैं ये 4 सीनियर तरीन जनरल्स में तो शामिल थे, यानी इससे पहले भी कि जब उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया उससे पहले भी अगर सीनियरिटी लिस्ट आप देखें तो नवंबर 2022 की सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 4 सबसे सीनियर जनरल्स में तो वो शामिल थे लेकिन उन्होंने अब तक कोर कमांड नहीं की हुई थी। लेकिन अब चूंकि उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है तो इसलिए वो भी नवंबर 2022 में आर्मी चीफ बनने के लिए ना सिर्फ कि ये कि सबसे सीनियर जनरल में शामिल होंगे बल्कि कोर कमांड करने की वजह से वो इस स्लॉट के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं। अब ये जो पूरा पस मंज़र है इसको ज़रा जहन में रखें और फिर बात करते हैं इन दावों पर कि नए DGISI की तैनाती पर
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान इख्तलाफात के मुतल्लिक किस किस्म के दावे किए जा रहे हैं और फिर आपको ज़मीनी हक़ाइक़ से भी आगाह करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर जो भी जनरल्स पहुंचते हैं, जो भी ऑफिसर्स पहुंचते हैं, उनका एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ये सब इंतहाई प्रोफेशनल ऑफिसर्स होते हैं और जिस तरह से दीगर शोबों में एक सीनियरिटी का जो असूल होता है वो बड़ा मैटर करता है, तो आर्मी जैसा जो एक मुनज़्ज़म इदारा है इसमें भी सीनियरिटी का जो असूल है ये एक ख़ास फार्मूले के तहत सामने रखा जाता है। और ज़ाहिर है कि जब भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर कोई भी ऑफिसर पहुंचता है तो उसने अपने जो मुतलका शोबे में इस तरह की खिदमात अंजाम दी होती हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन उसकी होती रहती है और फिर जाकर वो लेफ्टिनेंट जनरल बनता है। और लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद एक बड़ा माइलस्टोन समझा जाता है कि अगर किसी लेफ्टिनेंट जनरल को कोर कमांड करने का मौका भी मिले। अब इस पूरे तनाजुर में आपको बताते हैं कि जो नए DG ISI हैं जनरल नदीम अंजुम, उनका बैकग्राउंड क्या है। तो मामला ये है कि वो इस ओहदे पर तैनात होने से पहले, यानी नए DG ISI के ओहदे पर तैनात होने से पहले कोर कमांडर कराची की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। 28 पंजाब रेजिमेंट से उनका ताल्लुक़ है और इनके मुतल्लिक एक आम तासुर ये है कि ये कोई बहुत ज़्यादा बोलने वाले नहीं हैं, एक खामोश तबाह इंसान हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो 77वें लॉन्ग कोर्स से इनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ बताया जाता है और कराची कोर में ये चीफ़ ऑफ स्टाफ भी तैनात रह चुके हैं। इसके साथ साथ इनके मुतल्लिक ये बताया गया है कि ये रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ से तालीम हासिल कर चुके हैं और जो आपके जनरल राहिल शरीफ थे, इसी तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो भी इसी कॉलेज के फारिग तहसील थे, यानी उन्होंने भी यहाँ से तालीम हासिल की थी। इसके साथ साथ इनके मुतल्लिक ये भी बताया गया है कि ये मेजर जनरल इंस्पेक्टर जनरल FC बलूचिस्तान नॉर्थ भी मुकर्रर हुए थे और वहीं लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर कुछ अरसे तक स्टाफ कॉलेज में भी कमांडेंट के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देते रहे। अब आपको बताते हैं कि DG ISI की जो तैनाती होती है वो असल में किस तरह होती है। यानी जिस तरह से जब किसी आर्मी चीफ की तैनाती होती है तो आम तौर पर यह कहा जाता है कि 5 नाम जाते हैं GHQ से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में और उन 5 नामों के मुतल्लिक जो आउट गोइंग आर्मी चीफ होते हैं उन्होंने भी उन फाइल्स के ऊपर अपना एक इनपुट दिया होता है। और ज़ाहिर है कि किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के पास अपनी भी कुछ मालूमात होती हैं और फिर ये वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक होता है कि वो इन 5 में से जिसको वो मुनासिब समझें, करियर सबका बहुत शानदार होता है, लेकिन जिसको वो मुनासिब समझें उनमें से एक को वो आर्मी चीफ तैनात कर दें। इसी तरह जो ISI के सरबराह की तैनाती होती है, यानी DG ISI के जो तैनाती होती है, ये भी असल में प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद होती है, क्योंकि ISI जो है वो बुनियादी तौर पर एक वफाकी इदारा है और वजारत दिफा के तहत काम करता है। और इसमें अहम बात यह है कि 3 नाम अमूमन भेजे जाते हैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर को DG ISI की तैनाती के लिए और उनमें से एक नाम पर फिर फैसला किया जाता है कि इन 3 नामों में से किसको DG ISI बनाना है। अब इस पूरी सूरत हाल में कुछ हलकों का दावा ये है, ख़ास तौर पर नून लीग के जो करीबी हलके हैं उनका दावा यह है कि नए DG ISI की तैनाती पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान कुछ इख्तलाफात थे और साथ ही इस किस्म के सवालात भी उठाए गए कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जनरल फैज़ हमीद को किस वक्त पर पेशावर का कोर कमांडर लगाया गया। और इस तरह का तासुर भी दिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये चाहते थे कि DG ISI जनरल फैज़ हमीद अगले साल मार्च तक कंटिन्यू करें इसी ओहदे पर और उसके बाद उनको कोर कमांड करवाई जाए ताकि वो अगले आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल भी हो जाएं और फिलहाल वो DG ISI के ओहदे पर ही कंटिन्यू करें। इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। साथ ही जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, जो आला तरीन पाकिस्तान का सिविल और अस्करी फोरम है, इसमें जो नए DG ISI हैं वो शरीक नहीं हुए और जो जनरल फैज़ हमीद हैं जिन्हें कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया है वो इसमें शरीक थे। तो इस हवाले से भी बड़े सवालात उठाए गए, बड़े इल्ज़ामात लगाए गए और ये कहा गया कि देखें नए DG ISI तैनात तो हो गए हैं
लेकिन नए DGISI नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जैसे आला तरीन इजलास में शरीक नहीं हुए और जनरल फैज़ हमीद ही इस इजलास में शरीक हुए। इसी तरह एक और सवाल और एक और इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि DGISI की जब तैनाती हुई उससे पहले जो दीगर ट्रांसफ़र्स थी, जो दीगर पोस्टिंग्स थी, उनका ऐलान तो ISPR की जानिब से कर दिया गया, लेकिन नया DGISI कौन होगा इसका ऐलान उन पोस्टिंग्स और उन ट्रांसफ़र्स के साथ नहीं किया गया। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक तवील मुलाकात हुई और इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए कि उस मुलाकात में कोई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जनरल बाजवा को कायल करने की कोशिश की कि उनकी तरफ से पेश किए जाने वाले किसी नाम को DGISI तैनात किया जाए, जबकि जनरल बाजवा ने ये बताया कि वो फैसला कर चुके हैं कि किसको DGISI तैनात करना है। ख़ास तौर पर ये जो मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, इसके हवाले से बड़े सवालात खड़े किए गए और बड़े बेबुनियाद किस्म के दावे भी किए गए। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया सेल है या मुस्लिम लीग नून के जो करीबी ज़राए हैं। अब इस हवाले से हमारी जो बात हुई है कुछ इस्टेब्लिशमेंट के अहम ज़राए से, उनसे हमने पूछा कि जनरल नदीम अंजुम ज़ाहिर है कि वो DGISI तैनात हो गए हैं, तो आज की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में वो क्यों शरीक नहीं थे, और जनरल फैज़ हमीद चूँकि कोर कमांडर पेशावर तैनात किए जा चुके हैं तो वो क्यों शरीक थे, इसकी क्या वजह थी। और इसके हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है और एक जो तनाज़ा बनाया जा रहा है और जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसके अंदर की कहानी क्या है और ये ज़रा हमें आप समझाएं। अब उन्होंने दो बातें बताई। एक तो उन्होंने कहा कि जो सिविल अफसरान होते हैं जब उनकी कोई इस तरह की पोस्टिंग्स होती हैं या ट्रांसफ़र होती हैं तो वो तो अमूमन 1-2 दिन के अंदर चार्ज संभाल लेते हैं, लेकिन ये जो पाक आर्मी के अंदर हाईएस्ट लेवल पर जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स होती हैं, ख़ास तौर पर कोर कमांडर्स के लेवल पर, यानी अगर किसी कोर कमांडर को उसकी कोर से ट्रांसफ़र किया जाए किसी और डिपार्टमेंट में तो फिर उसको चार्ज लेने में कुछ वक्त लगता है। और उसकी वजह यह है कि कुछ फेयरवेल पार्टीज़ भी होती हैं, कुछ दीगर तकरीबात भी होती हैं, और इस पूरे अरसे के अंदर कभी कभार तो 1 हफ़्ता और कभी कभार तो 2 हफ्ते भी लग जाते हैं। और इससे पहले जितनी भी ट्रांसफ़र हुई हैं कोर कमांडर्स के लेवल पर, उनमें जो नए कोर कमांडर्स थे या नई जगह पर जाके उन्होंने जब चार्ज संभाला तो उसके अंदर 1 से 3 हफ्ते भी लगे। और ज़राए ने फिर हमें यह भी बताया कि जनरल नदीम अंजुम का जो तकर्रुर हुआ है, इस बारे में जो क़यास आराइयाँ की जा रही हैं, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर कुछ हलकों की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जनरल आसिफ गफूर का नाम पेश किया गया था कि उनको DGISI लगाया जाए, लेकिन उससे पहले यानी DGISI की अनाउंसमेंट से पहले जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बड़ी अहमियत की हामिल थी और उसके अंदर एक फ़ाइनल फ़ैसला कर लिया गया था कि नया DGISI कौन होगा। तो इस हवाले से भी कुछ लोग बड़ी स्पेकुलेशंस कर रहे थे। तो जब हमने इस हवाले से जो अहम इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए हैं उनसे बात की तो उनका कहना था कि ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि इतने अहम मामले पर कोई बिल्कुल आखिरी लम्हे पर जाकर फैसला हो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बिल्कुल आखिरी दिन और आखिरी लम्हे पर यह फैसला कर रहे हों कि आज DGISI किसको लगाना है। कोई वज़ीर-ए-आज़म अपना नाम पेश कर रहे हों, जनरल बाजवा या कोई भी आर्मी चीफ अपना नाम पेश कर रहा हो। उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं होता, ये इससे पहले तय कर लिया जाता है और उसके बाद एक जो मामूल की मुलाकात होती है यानी आर्मी चीफ की और किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, तो उसमें वो एक उसको बाज़ाब्ता शक्ल दी जाती है। तो ये बात कि कोई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जनरल आसिफ गफूर को बनाना चाहते थे DGISI और जनरल बाजवा किसी और को बनाना चाहते थे, इसको तो उन्होंने बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया। दूसरा उनका ये कहना था कि जनरल नदीम अंजुम बिल्कुल DGISI तैनात हो चुके हैं, लेकिन उनकी भी जाहिर है कि वो कराची के कोर कमांडर थे, उनकी फेयरवेल होनी है, दीगर तकरीबात होनी है। इसी तरह जो DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने कुछ लगभग 2.25 से 2.5 साल जो हैं वो DGISI के तौर पर उन्होंने गुजारे हैं और ISI में उससे पहले भी उनका एक करियर था। तो जाहिर है कि वो उनकी भी एक फेयरवेल होगी, फिर एक तकरीबात होंगी, फिर जाहिर है उन्होंने जो पेशावर की कोर संभालनी है तो उस कोर को संभालने से पहले ये सारी तकरीबात होती हैं और ये एक नॉर्मल तरीक़ाकार है। इस वजह से जो आज सवालात उठाए गए कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में
नए DGISI को शरीक नहीं होने दिया गया और पुराने DGISI शरीक हुए, और शायद इस तरह के भी फिर स्पेकुलेशंस की गई कि नए DGISI का नाम तब्दील भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो जिन्होंने अपने कोई नाम पेश किए थे तो वो उन नामों पर कोई ज़िद कर रहे हैं या कोई हेड ऑन हो गए हैं आर्मी के साथ। ये तमाम अफवाहें हैं, और मुस्लिम लीग नून के मुतल्लिक जो उनका सोशल मीडिया सेल है, वो जो हल्के हैं और मुस्लिम लीग नून के करीबी हल्के, वो इस तरह की इतलात फैला रहे हैं। और ज़ाहिर है कि ये जो इतलात इस तरह की फैल रही हैं, इनके मुतल्लिक बहुत से हल्के कहते हैं कि इनका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि किसी तरीके से फ़ौज के अंदर एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की जाए। लेकिन फ़ौज ज़ाहिर है कि एक बड़ा डिसिप्लिन्ड इदारा है, बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है, और बहुत डिटेल में ये एक्सप्लेन किया गया कि फ़ौज के अंदर इतने हाईएस्ट लेवल पर जब इस तरह के ट्रांसफ़र होते हैं और इस तरह की पोस्टिंग्स होती हैं, ख़ास तौर पर DGISI जैसी हाईएस्ट लेवल की जो पोस्टिंग होती है, उसके ऊपर ये नहीं होता कि आज जाके चीफ साहब ने मिलना है प्राइम मिनिस्टर से और आज ही उन्होंने अपने नाम पेश करने हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने नाम पेश करने हैं और वहाँ कोई आधे घंटे में फ़ैसला होना है। ये फ़ैसले पहले ही कंसेंसस के साथ और मशावरत से हो चुके थे, और इस मामले में कोई जो इख्तलाफात वाली बातें हैं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए हैं, उनका कहना है कि मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।